हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन अग्रवाल और मैं एक इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट हूं और मैं गुजरात के वलसाड और वापी ज़िले में प्रैक्टिस करता हूं। आज आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट और यूज़फुल टॉपिक जिसको डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक है, क्या हर ब्लॉकेज में एंजियोप्लास्टी करना कंपलसरी है? क्या ऐसा कोई साइंटिफिक तरीका है जो डिसाइड करके हमें बता सकता है कि किस ब्लॉकेज में एंजियोप्लास्टी करनी चाहिए, किस में नहीं, और क्या कट ऑफ है एंजियोप्लास्टी करने के लिए? इस बारे में बात करेंगे। इसको समझने का सबसे बेसिक और बेस्ट तरीका, सबसे साइंटिफिक अप्रोच, जिसको फ्रैक्शनल फ्लो रिजर्व टेक्निक बोलते हैं, उस बारे में बात करेंगे। ये एक ऐसी टेक्निक है जो कि US FDA अप्रूव्ड है और ये टेक्निक को फॉलो करके अगर आप किसी नली को एंजियोप्लास्टी करवाते हैं तो कोई भी डॉक्टर उसको गलत या उसमें दूसरी राय नहीं दे सकता, क्योंकि काफ़ी स्टडीज़ ने ऐसा शो किया है कि FFR गाइडेड एंजियोप्लास्टी यानी फ्रैक्शनल फ्लो रिजर्व गाइडेड एंजियोप्लास्टी सबसे सही तरीका है एंजियोप्लास्टी करने का। और इसमें कंफर्मेशन अगर मिल रही है कि एंजियोप्लास्टी ज़रूरी है तो पेशेंट को अच्छा खासा बेनिफिट होगा। अगर नॉर्मल आ रहा है तो वैसे पेशेंट में ब्लॉकेजेस को छोड़ देना चलेगा अगर FFR की वैल्यूज़ नेगेटिव आ रही है। तो आज ये टेक्निक क्या है, इस बारे में बात करेंगे और इसको कैसे करते हैं, कैसे ये डिसाइड करने में हेल्प करती है हमारी कि ब्लॉकेजेस में एंजियोप्लास्टी या स्टेंट से फ़ायदा होगा या नहीं, इस बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक आपके लिए इंटरेस्टिंग और यूज़फुल होगा, इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि टॉपिक को एंड तक देखें। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह का जो भी यूज़फुल कंटेंट, क्लिनिकली वैल्यूएबल कंटेंट जब भी हम आपके लिए अपलोड करें, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप कंटेंट को देख कर उसका फ़ायदा ले सकें। तो आते हैं आज के टॉपिक के पर। आज का टॉपिक है फ्रैक्शनल फ्लो रिजर्व टेक्निक के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे एंजियोप्लास्टी क्या है। बेसिकली अगर कोई नली में ब्लॉकेज होता है तो हम उसमें एक स्टेंट डाल देते हैं, जो कि हाथ और पाँव की नली से एक कैथेटर को हार्ट में क्रॉस करते हैं, एक वायर डालते हैं और वहाँ पे बलून करके स्प्रिंग कर देते हैं। रूटीन एंजियोप्लास्टी में ट्रीटमेंट का नलियों को स्टेंट करने का कट ऑफ जो है नॉर्मली 70% माना जाता है। अगर व्यक्ति को सिम्टम्स है तो 70% से ज़्यादा अगर नली में ब्लॉकेज आ रहा है तो उसमें हमें स्टेंट करना चाहिए। 70% से कम होता है तो नहीं करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, ये एंजियोग्राफी की वैल्यूज़ में बहुत डिस्क्रिपेंसी आती है। होता क्या है कि एंजियोप्लास्टी में जो 70% है या 80% है वो कोई मशीन से निकली हुई वैल्यू नहीं होती कि मशीन हमें प्रिंट रेट में दे देता है कि ये 70% है कि 73% है, वैसा नहीं है। ये जजमेंट पर होता है कि अलग अलग व्यूज़ में उसको ब्लॉकेज कितना दिख रहा है, उस हिसाब से अंदाज से आपको कार्डियोलॉजिस्ट बताता है कि ये 70 दिख रहा है और 80 दिख रहा है। अब इसमें ऑब्वियसली डिस्क्रिपेंसी होने का चांस है, क्योंकि एक कार्डियोलॉजिस्ट की नज़र में अगर कोई 70 है तो दूसरे की नज़र में वो 75 भी हो सकता है, तीसरे की नज़र में 80 भी हो सकता है, चौथा उसको 60 बोले, वैसा भी हो सकता है। डिपेंडिंग कौन से व्यू में कार्डियोलॉजिस्ट उसको देख रहा है और डिपेंडिंग की कार्डियोलॉजिस्ट की इंडिविजुअल पास्ट एक्सपीरियंस कैसी है और उसका जजमेंट पैटर्न कैसा है, उस पर डिपेंड करता है। इसमें कोई साइंटिफिक रूल नहीं है कि ये ब्लॉकेज 70 है तो 70, कोई दूसरा इसको 72 नहीं बता सकता कि 75 नहीं बता सकता, ऐसा कोई नहीं है, कि नज़र पर डिपेंड करता है और देखने वाले के नज़रिए पर डिपेंड करता है, किस एंगल पे उसने ब्लॉकेज को देखा और किस एंगल पर वैल्यूज़ को कंफर्म किया, इसलिए इस पर डिपेंड करता है। अब इसमें प्रॉब्लम ये आती है, अगर एक कार्डियोलॉजिस्ट ने आपको एंजियोप्लास्टी के लिए बोला और उसने बोला कि ब्लॉकेज 80% है, दूसरा आपको एडवाइस कर रहा है कि एंजियोप्लास्टी नहीं करेंगे तो चलेगा, ये 70% है, तो पेशेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार 70 सही है कि 80 सही है, स्टेंट करना है कि नहीं करना है। पेशेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि करना क्या है। 10 कार्डियोलॉजिस्ट की आप ओपिनियन लेंगे तो 10 में से हर कार्डियोलॉजिस्ट आपको हो सकता है एंटायरली डिफरेंट ओपिनियन दे कि बॉर्डर लाइन लेजन में प्लास्टिक करना है कि नहीं। ऐसा बहुत टाइट लेजन है वहाँ पर नहीं होता। यूजली अगर किसी को 90-95% ब्लॉकेज है तो हर कार्डियोलॉजिस्ट ही आपको बोलेगा कि इसमें प्लास्टिक करना है, तो उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी या डाउट नहीं है। वहाँ पे FFR या ऐसी कोई टेक्निक की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर ब्लॉकेज 90-95% है या 90% से ऊपर है या नली का फ्लो कॉम्प्रोमाइज्ड है, जिसको टिमी 2 या टिमी 1 फ्लो बोलते हैं, नॉर्मल फ्लो टिमी 3 होता है। अगर टिमी फ्लो कॉम्प्रोमाइज है, नीचे फ्लो उतना प्रेशर से नहीं आ पा रहा है, तो डेफिनेटली प्लास्टिक करनी ही है, उसमें कोई डाउट या संशय नहीं है। डाउट वहाँ आता है जहाँ ये 60, 70, 80 वाला मामला होता है, यानी इस रेंज में जब ब्लॉकेज 60 to 80% के बीच में रेंज करता है, वहाँ पे ही डाउट होता है कि इसमें स्टेंट करने का फ़ायदा है या नहीं, और इससे स्टेंट करने से पेशेंट को एक्चुअल में लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स होगा या नहीं, वहीं पे डाउट आता है। उन केसेस में फ्रैक्शनल फ्लो रिजर्व आपकी मदद करता है ये जांचने के लिए कि यहाँ पे स्टेंटिंग से फ़ायदा होगा या नहीं। बेसिकली फ्रैक्शनल फ्लो रिजर्व में एक
तरीका है ये जानने के लिए कि ब्लॉकेज फिजियोलॉजिकली कितना सिग्निफिकेंट है। ब्लॉकेज एंजियोग्राफी में कितना दिख रहा है वो तो खाली में एक एनाटॉमिकल सिग्निफिकेंस बताता है, उसका परसेंटेज हम बता सकते हैं कि ये 50 लग रहा है, 40 लग रहा है या जो भी लग रहा है। लेकिन जब हम उसको FFR करते हैं या फ्रैक्शनल फ्लो रिजर्व असेसमेंट करते हैं तो वहाँ पर हम इसको असेसमेंट करके ये बता सकते हैं कि ये नली ब्लॉकेज एक्चुअल में नली के लिए कितना सिग्निफिकेंट है, वहाँ स्टेंटिंग से व्यक्ति को फायदा होगा या नहीं। बॉर्डरलाइन केसेस में जहाँ FFR अगर पॉजिटिव है वहाँ स्टेंट करना चाहिए, जहाँ FFR नेगेटिव है वहाँ स्टेंट नहीं करना चाहिए। ये गाइडलाइंस में भी है और ये काफ़ी सोसाइटीज़ इंटरनेशनली सब इसको मानते हैं। ये चीज़ को आप कहीं पे भी अगर क्रॉस चेक भी करते हैं या 10 डॉक्टर को भी दिखाते हैं और FFR अगर पॉजिटिव है तो हर डॉक्टर एग्री करेगा कि हाँ इसमें प्लास्टी इंडिकेटेड है, कोई इसे गलत नहीं ठहरा सकता। कोई डॉक्टर ऐसा नहीं कह सकता या कोई फिजिशियन ऐसा नहीं कह सकता कि साहब FFR पॉजिटिव था इसलिए प्लास्टी किया, तो कोई ये नहीं कह सकता कि आपका गलत प्लास्टी हुआ, भले वो बॉर्डरलाइन लेजन भी हो। FFR पॉजिटिव मतलब इट इज़ अ गोल्ड स्टैंडर्ड थिंग कि ये पॉजिटिव है तो करना ही है। अगेन ये एप्लीकेबल 90-95% ब्लॉकेजेस के लिए नहीं है, ये एप्लीकेबल खाली बॉर्डरलाइन 60-80% के केसेस में है जहाँ पर आपको डाउट हो रहा है कि प्लास्टिक की ज़रूरत है नहीं और प्लास्टिक से लॉन्ग टर्म पेशेंट को बेनिफिट होगा या नहीं। एक और चीज़ है कि ये स्टेबल लेजन्स के लिए ये क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है, ये अनस्टेबल लेजन्स या हार्ट अटैक के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हार्ट अटैक का ब्लॉकेज भले वो थोड़ा कम भी दिखे एंजियोग्राफी वाइज, उसमें प्लास्टिक करने के लिए थोड़ा ज़्यादा अग्रेसिव लोग रहते हैं। रीज़न बीइंग कि ये ब्लॉकेजेस थोड़े अनस्टेबल होते हैं, यानी कि इसमें ऊपर की जो मेम्ब्रेन होती है जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल रहता है, ऊपर एक लेयर बन जाती है, वो लेयर अगर रप्चर हो जाए जिसे रप्चर्ड प्लाक बोलते हैं, वो यूजली हार्ट अटैक कॉज करता है। तो हार्ट अटैक के पेशेंट में भले ब्लॉकेज का परसेंट आपको 70 दिख रहा है कि 80 दिख रहा है कि 60 दिख रहा है, उसकी वैल्यू से ज़्यादा वो जो मेम्ब्रेन रप्चर हुई है वो उसकी वैल्यू ज़्यादा है। रीज़न बीइंग कि जब ये मेम्ब्रेन रप्चर हो जाता है तो वहाँ पे क्लॉट बनने का चांस बढ़ जाता है, वहाँ खून आगे जम जाता है और बार बार वहाँ पे हार्ट अटैक आने का चांस बढ़ जाता है। तो बेसिकली एंजियोप्लास्टी का पर्पज़ ये है कि हम हार्ट अटैक को प्रिवेंट करें। तो 70% का जो एक कट ऑफ है ये स्टेबल ब्लॉकेजेस के लिए है, अनस्टेबल ब्लॉकेजेस हार्ट अटैक के लिए नहीं है। हार्ट अटैक में जहाँ मेम्ब्रेन ऑलरेडी रप्चर हो चुकी है वहाँ क्लॉटिंग की टेंडेंसी कई गुना ज़्यादा रहती है, तो वहाँ आपको FFR का उतना ज़्यादा रोल नहीं है। हाँ कर सकते हैं, FFR का उतना रोल नहीं है। वहाँ पर अगर थोड़ा कम ब्लॉकेज भी हो मतलब ऐसा नहीं कि 20-30 हो तो भी कर दिया, वैसा नहीं कहूँगा, पर अगर 80% के बदले 70 है या 70 के बदले 60 भी और रप्चर्ड प्लाक है, क्लियर कट वहाँ पे हेजी दिख रहा है, एंजियोग्राफी के लिए वहाँ पे वो एरिया थोड़ा सफ़ेद दिखता है, उसको हेजी एरिया बोलते हैं, वो एरिया इंडिकेट करता है कि रप्चर्ड प्लाक है। इसके अलावा इंट्राकार्डिक इमेजिंग में इंट्रावैस्कुलर अल्ट्रासाउंड और OCT करके भी यानी ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी करके भी आप जज कर सकते हैं कि प्लाक रप्चर्ड है कि नहीं, और उसके बेसिस पे भी आप एंजियोप्लास्टी का डिसाइड कर सकते हैं। ये ज़्यादा बेटर टेक्निक्स है, ऑल्दो थोड़ी कॉस्टली है पर ज़्यादा बेटर टेक्निक्स है। पर ये 70% का कट ऑफ जो है वो रप्चर्ड प्लाक में उतना अप्लीकेबल नहीं है। अगर रप्चर्ड प्लाक है तो वहाँ पे डेफिनेटली आपको उसको जल्दी प्लास्टिक करना चाहिए। अगर पेशेंट हार्ट अटैक लेके आए तो डेफिनेटली उसमें प्लास्टिक का कट ऑफ थोड़ा कम रहेगा। स्टेबल ब्लॉकेजेस में 70 से ऊपर में प्लास्टिक करना चाहिए। अब जानते हैं कि FFR में करते क्या है। बेसिकली FFR में क्या है, लेजन के आगे और उसके पहले जो एरियाज़ हैं वहाँ पर प्रेशर का कितना डिफरेंस है उसको असेस करते हैं। एक प्रेशर वायर आता है जिसको हम नली में उस ब्लॉकेज का क्रॉस करते हैं और उसका आगे के छोर और पहले के छोर में कितना प्रेशर का डिफरेंस आ रहा है उनका रेशियो निकालते हैं। और अगर ये प्रेशर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है और फ्लो को बहुत ज़्यादा लिमिट कर रहा है और FFR की वैल्यूज़ 0.8 या 0.75 से अगर कम आ रही है तो डेफिनेटली वहाँ प्लास्टिक करना चाहिए। यानी नली में ब्लॉकेज इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट है कि नली के ब्लड फ्लो को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, ये FFR इंडिकेट करता है। और अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो ये USFDA अप्रूव्ड चीज़ है कि ऐसे लोगों में प्लास्टिक करने से उनको लॉन्ग टर्म बेनिफिट होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत सारी स्टडीज़ है जो इसको शो करती है, प्रूव करती है कि ऐसे लोगों में फ़ायदा होगा। जहाँ पर FFR नेगेटिव है वहाँ पर अगर ब्लॉकेज को आप छोड़ भी दे तो कुछ साल चल सकता है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा लाइफ टाइम चल जाएगा, कुछ साल आपका काम चला सकते हैं। बाद में आप चाहे तो रिपीट एंजियो करके या रिपीट FFR करके भी उसको असेसमेंट कर सकते हैं। जहाँ FFR की वैल्यू 0.8 से कम है तो उसको प्लास्टिक करना चाहिए। FFR बेसिकली उसमें जब प्रेशर वायर क्रॉस करते हैं तो एक केमिकल स्टिमुलेटर देते हैं या एक वैसोडायलेटर देते हैं जिसको एडिनोसिन बोलते हैं, वो दे के हम नली को मैक्सिमली डायलेट करते हैं, नली को और पोला करते हैं। ये पोला करने के बाद जिसे मैक्सिमम हाइपरेमिया स्टेट बोलते हैं, इसमें हम ये असेस करते हैं कि नली में एक्स्ट्रा ब्लड को कैरी करने का कितना कैपेसिटी है और ब्लॉकेज उसमें व्यवधान उत्पन्न कर रहा है कि नहीं। यानी एक रेस्टिंग फेज में देख लिया कि बिना इंजेक्शन दिए ब्लड फ्लो में कितना रेशियो आ रहा है, यानी ब्लॉकेज से पहले और बाद में प्रेशर का कितना डिफरेंस है,
और ब्लॉकेज उसमें कितना प्रेशर ड्रॉप करवा रहा है ये हमने देख लिया। फिर एक बार एडिनोसिन देके नली को मैक्सिमम डायलेट कर लिया, मैक्सिमम हाइपरेमिया अचीव कर लिया। उसके बाद इनका डिफरेंस को असेस किया कि इसमें जब नली मैक्सिमली डायलेटेड है उस टाइम ये ब्लॉकेज ब्लड फ्लो को कितना % रिड्यूस कर रहा है, कितना उसका रेशियोज कम हो रहे हैं। अगर उसमें FFR 80 से कम आता है यानी 0.8 से कम आता है, 0.75 से कम आता है, तो वहाँ प्लास्टिक करनी चाहिए। बेसिकली ये शो करता है कि कितना ब्लड फ्लो ब्लॉकेज की वजह से रेस्ट्रिक्ट हो रहा है। जितना लो वैल्यूज आएंगी उतना खराब है। अगर FFR 0.9 या 0.95 आ रहा है तो प्लास्टिक नहीं कर रहा है, 0.8 या 0.75 से नीचे जा रहा है तो प्लास्टिक करना है। अब इसमें 0.8 है या 0.75 ये अलग अलग गाइडलाइंस में वेरिएबल है। कोई गाइडलाइन कहती है 0.8, कोई 0.75। इन जनरल आप मान के चलिए 0.75 से अगर नीचे है तो डेफिनेटली प्लास्टिक करना है। 0.8 टू 0.75 में प्लस माइनस है, पर हाँ 0.8 से नीचे भी आपने किया तो प्लास्टिक गलत नहीं है। 0.8 से ऊपर अगर FFR आ रहा है तो इसका मतलब वो ब्लॉकेज इतना सिग्निफिकेंट नहीं है। नली जब डायलेट भी हो रही है तो भी ब्लड व्यवस्थित जा रहा है, आगे की और पीछे के प्रेशर में इतना सिग्निफिकेंट कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। नली अभी थोड़े साल और काम चला सकती है, लाइफ टाइम नहीं चलेगा, थोड़े साल चला सकते हैं काम, थोड़े टाइम बाय करने के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अगेन इसमें मैं ये कहूँगा कि इसमें आप ये मत मान के चलिए एक बार FFR आ गया तो ज़िंदगी भर के लिए ये हो गया कि पेशेंट को प्लास्टिक नहीं करनी है। ब्लॉकेज तो धीरे धीरे करके बढ़ने वाली चीज़ है। जितना भी आप परहेज कर लो, जितना भी एक्सरसाइज कर लो, धीरे धीरे करके वो 70 से 80 ही जाएगा, कम नहीं होगा। ब्लॉकेजेस रिडक्शन के रिगार्ड्स में एक और मैंने वीडियो किया जो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा। पर दवाओं से ब्लॉकेज नहीं जाता तो धीरे धीरे करके बाद में तो उसको एंजियोप्लास्टी लगनी ही है। हाँ, अभी के लिए हम डिफ़र कर सकते हैं, कुछ वर्षों के लिए हो सकता है, 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल, वो अलग अलग व्यक्ति की किस्मत है और कितना रेट ऑफ प्रोग्रेशन अलग अलग व्यक्ति में डिफ़र करता है उसके ऊपर से डिपेंड करता है। पर ज़्यादातर उसमें हम थोड़े टाइम के लिए छोड़ सकते हैं। FFR का एक और यूज़ है कि कहीं अगर पेशेंट की एक नली में 2 से 3 ब्लॉकेजेस हैं तो उनमें से तीनों को आपको स्टेंट करना है कि तीनों में से एक को करना है, वो जानने के लिए भी FFR यूज़फुल होता है। उसमें कई बार एक स्टेप FFR करके भी वो रहता है जिसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन से ब्लॉकेज में कितना ज़्यादा रिडक्शन हो रहा है। अब ऑब्वियसली 3 या 4 जगह ब्लॉकेज है, आप एक स्टेंट में कवर नहीं कर सकते। आप नहीं चाह रहे हो कि सब जगह आपको स्टेंट करना पड़े, तो आप जो उसमें सबसे खराब ब्लॉकेज है जिसकी वजह से FFR सबसे ज़्यादा ड्रॉप हो रहा है उसको आप स्टेंट कर सकते हैं। बाकी को टाइम बीइंग के लिए छोड़ सकते हैं, लाइफ टाइम के लिए नहीं, थोड़े टाइम के लिए आप छोड़ सकते हैं, कुछ वर्षों के लिए काम चलाने के लिए। तो इसमें आपको अननेसेसरी मल्टीपल स्टेंटिंग्स नहीं करनी पड़ेंगी। समझ लीजिए नली में एक जगह पे 50 है, एक जगह पे 70, एक जगह पे 80 है, तो ज़रूरी नहीं है कि जहाँ 80 दिख रहा है वहीं पे हमको स्टेंट करना ज़रूरी है, क्योंकि वो डिस्टल एरिया में भी हो सकता है। वहाँ पे हो सकता है उतना बॉडी को ब्लड रिक्वायरमेंट उतनी ज़्यादा ना हो, तो वहाँ पर स्टेंट कई बार करने से उतना फ़ायदा ना हो। तो इसलिए सिर्फ एंजियोग्राफी के बेसिस पर जज करें कि तीनों या चारों ब्लॉकेजेस में से किसको स्टेंट करना है। या वैसा भी है कि अगर किसी को मल्टीपल नलियों में ब्लॉकेजेस हैं, सपोज एक व्यक्ति आता है जिसको तीनों नलियों में अलग अलग जगह ब्लॉकेजेस है, कहीं पे 50 कहीं पे 80। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि पेन कौन सी नली की वजह से हो रहा है, पेशेंट को सांस तो फूल रही है, दर्द तो हो रहा है, तीनों जगह आप स्टेंट नहीं करना चाहते क्योंकि नंबर ऑफ स्टेंट्स बढ़ जाता है, कॉस्ट बढ़ जाता है। तो वैसे केसेस में आप तीनों में से एक आध जगह में जहाँ पे FFR पॉजिटिव आता है वहाँ स्टेंट करते हैं, बाकी दोनों को भी छोड़ दें तो गलत नहीं है। इसको कोई दूसरा कार्डियोलॉजिस्ट या कोई भी कंसल्टेंट गलत नहीं ठहरा सकता। आप 10 कार्डियोलॉजिस्ट को भी दिखाओगे, बोलोगे हाँ ये 4 ब्लॉकेज थे, इसमें FFR इसमें पॉजिटिव आया इसलिए कार्डियोलॉजिस्ट ने स्टेंट किया, तो ये किसी फॉरेन कंट्री में भी आप न्यूट्रल ऑब्जर्वर को भी दिखाओगे तो भी गलत नहीं बोलेगा। ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड टेक्निक है। इसमें क्या है कि आपस में कार्डियोलॉजिस्ट के बीच में जो डिस्क्रिपेंसी होती है, कोई बोलता है कि नहीं ये 3 में से मैं इसको करना चाहिए था, उसको छोड़ना चाहिए था, कोई बोलता है नहीं उसको करना चाहिए था, उसको छोड़ना चाहिए था, वैसा डिस्क्रिपेंसी भी नहीं आएगा। अगर किसी में FFR पॉजिटिव है तो आपने प्लास्टिक कर दी, नेगेटिव है तो आपने छोड़ दिया, गलत नहीं है। तो ये उसको करने का ज़्यादा साइंटिफिक तरीका है जिसमें डिस्क्रिपेंसी नहीं होगी। बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे हम तो यही चाहते हैं कि पेशेंट को बेनिफिट हो, कम से कम नंबर ऑफ स्टेंट्स रिक्वायरमेंट हो और लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। हमारा पर्पस तो यही है। हमको कॉस्मेटिकली हर जगह ब्लॉकेज में स्टेंट डालना है ऐसा कोई ज़रूरी तो है नहीं। हम तो ये चाहेंगे कि पेशेंट को दोबारा तकलीफ ना आए और जितने आप स्टेंट कर रहे हो वो बेर जितने में ज़रूरत है उतना ही करो। उसमें ऐसा नहीं है कि हर 30% 20% जहाँ पे भी दिखा सबने अपने स्टेंट कर दिया। जहाँ ज़रूरत है वहाँ करिए। हाँ, 20-30% वाला ब्लॉकेज में भी FFR की ज़रूरत नहीं है। FFR की ज़रूरत सिर्फ बॉर्डर लाइन लेजन्स में ही है, यानी कि 50 to 80% के बीच में जो लेजन्स रेंज कर रहे हैं वहीं पे ज़रूरत है। 50 से कम वाले में भी कोई रोल नहीं है और 80 से ज़्यादा वाले में भी कोई रोल नहीं है। वहाँ पे इसको करने में आपका पैसा और टाइम वेस्ट होगा। ऑब्वियसली थोड़ा इन्वेजिव टेक्निक है तो इसमें प्रेशर वायर नली के थ्रू क्रॉस करना पड़ता है, तो इसलिए कैथ लैब में ही किया जाता है। ये CT स्कैन जैसा टेक्निक नहीं है कि जिसमें आपने
मशीन पर बिना कुछ वायर डाले कर लिया। इसमें नली के अंदर वायर क्रॉस करना पड़ता है, इंजेक्शन देने पड़ते हैं, तो इसलिए थोड़ा इन्वेजिव तो है, तो इसलिए रूटीन में हर केस में नहीं किया जाता। जहाँ एंजियोप्लास्टी कंटेम्पलेट की जाती है वहीं पे एंजियोग्राफी के दौरान इसको किया जाता है। रूटीनली सिर्फ देखने के लिए चलो पेशेंट को ले जाके एफएफआर कर दिया, वैसा नहीं करते हैं। उसमें जहाँ ज़रूरत है और जहाँ बहुत डाउट हो रहा है, जहाँ ईसीजी को टीएमटी पर निर्धारित नहीं हो पा रहा, पेशेंट को तकलीफ हो रही है लेकिन स्टेंट करना है कि नहीं डिसाइड नहीं हो रहा है, या उल्टा भी है कि पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं है लेकिन ब्लॉकेज है, स्टेंट करना है कि नहीं वो डिसाइड नहीं हो पा रहा, वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये गोल्ड स्टैंडर्ड वे है इसको करने के लिए। इसमें कई बार ऐसा भी होता है कि कोई कोई नली में कोलैटरल फ्लोज भी डेवलप हो जाते हैं। जैसे अगर एक नली में पहले एक नली बंद हो गई है, दूसरी नली में कोलैटरल वो उसको सप्लाई कर रही है, तो वैसे केस में जो नली कोलैटरल सप्लाई कर रही है उसका रोल भी बढ़ जाता है। तो वैसे केस में एफएफआर पॉजिटिव आने का चांस और बढ़ जाता है, क्योंकि ये नली दूसरे को भी खाना दे रही है, तो उसमें अगर 70 से थोड़ा कम भी होगा तो भी उसमें स्टेंट करने का इंडिकेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि टेक्निकली वो अपना भी खाना दे रही है, दूसरे को भी खाना दे रही है, तो उसमें ब्लड की और ज़्यादा ज़रूरत है उसको। तो वैसी नलियों में एफएफआर हमें और अच्छे से बता पाता है कि इसको स्टेंट करने का ज़रूरत नहीं है, और उसमें अगर एफएफआर पॉजिटिव आ रहा है तो डेफिनेटली आपको स्टेंट करना चाहिए, इससे पेशेंट को फायदा होगा। यानी कि बॉर्डर लाइन लेशंस में एक ही नली में मल्टीपल लेशंस है वहाँ पे फ़ायदा होगा, मल्टीपल नलियों में मल्टीपल ब्लॉकेजेस है वहाँ पे फ़ायदा होगा, और जहाँ कोई नली दूसरी नली को कोलैटरल सप्लाई कर रही है वहाँ लेशंस को एंजियोग्राफिक सिग्निफिकेंस को असेस करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है कि ब्लॉकेज में स्टेंट करना है कि नहीं। एक और इसका यूज़ ये है कि कहीं पर अगर ब्लॉकेज ऐसा है जिसमें आपको एंजियो में क्लियर नहीं हो पा रहा, कुछ व्यू में ज़्यादा दिख रहा है, कुछ व्यू में कम दिख रहा है, कहीं पे आपको समझ नहीं आ रहा है स्टेंट करूँ कि नहीं करूँ, किस व्यू में लग रहा है कि 50%, किसी व्यू में लग रहा है कि 60% है, या 10-20% का वेरिएशंस आ रहे हैं, वहाँ पे भी एफएफआर आपकी मदद करेगा। एफएफआर आपको बता देगा कि ये ब्लॉकेज एक्चुअल में जो आपको दिख रहा है वो है कि नहीं। एंजियोग्राफी की बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं जिसकी वजह से एंजियोग्राफिक इंटरप्रिटेशन कई बार गलत भी हो सकता है। सेम नली को अलग अलग व्यू में अलग अलग कार्डियोलॉजिस्ट अलग अलग ओपिनियन दे सकते हैं, तो इसलिए 10-15% का वेरिएशन आना कोई बड़ी बात नहीं है। और वैसे केसेस में पेशेंट के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि अलग अलग कार्डियोलॉजिस्ट की ओपिनियन चेंज हो जाती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को सर्कमवेंट करने के लिए, ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करने के लिए एफएफआर इज़ द बेस्ट वे। काफ़ी सालों से ये टेक्निक अवेलेबल है और ये सबसे अच्छा और सबसे साइंटिफिक तरीका है बॉर्डर लाइन लेजन्स में। जहाँ बहुत ज़्यादा है वहाँ पे आपको स्टेंट करना है, जहाँ बहुत कम है वहाँ पे आपको वैसे ही छोड़ देना है। एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट में जहाँ डाउटफुल केसेस हैं वहाँ पे डाउट को क्लियर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इस टॉपिक के माध्यम से मैंने आपको बताया कि फ्रैक्शनल फ्लो रिजर्व टेक्निक क्या होती है और इसमें कैसे किया जाता है और उसका बेसिक एडवांटेज क्या है, किन पेशेंट्स में इसको यूज़ करना चाहिए और कैसे हम इसका फ़ायदा ले सकते हैं, और कैसे हम ये कार्डियोलॉजिस्ट के बीच में आने वाली डिस्क्रिपेंसीज में भी उससे भी पीछा छुड़ा सकते हैं कि स्टेंटिंग की ज़रूरत है या नहीं, किस कंडीशंस में इसको यूज़ करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए। ये सारी बातें हमने की। आई होप कि कंटेंट आपके लिए क्लिनिकली यूजफुल और रिलेवेंट रहा होगा। मेरे चैनल का बेसिक पर्पस ये है कि हार्ट और हेल्थ से रिलेटेड साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए अवेलेबल कराते हैं, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए आपको जगह जगह भटकना ना पड़े, आपको अपने डॉक्टर्स से और गूगल से और फ्रेंड और रिलेटिव्स के पीछे नहीं दौड़ना पड़े, क्योंकि डॉक्टर्स कई बार टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से सारी चीज़ें नहीं बता पाते हैं, और फ्रेंड्स और रिलेटिव से मिली हुई इन्फॉर्मेशन कई बार आधी सही आधी गलत भी होती है, जिसके बदले कई बार फ़ायदा नहीं होता, उल्टा नुकसान भी हो जाता है उनको फॉलो करने से। गूगल से भी इन्फॉर्मेशन कई बार आपको क्या पढ़ना है, क्या डेटा रेलेवेंट है आपको पता नहीं चलता, तो मैंने आपके लिए जो करेक्ट है और जो आपके लिए जानना रेलेवेंट है वो डेटा मैं आपके लिए अवेलेबल करता हूँ। साइंटिफिक डेटा तो बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, आपको समझ ही नहीं आएगा कि उसमें क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं, तो जो आपके लिए रेलेवेंट है वो डेटा मैं आपके लिए अवेलेबल करता हूँ। मेरे चैनल का बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है तो ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। यदि आपको लगता है कि चैनल का कंटेंट आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए यूजफुल है तो लिंक को उनके साथ शेयर कीजिए। यदि आपको लगता है कि फ्यूचर में कोई और टॉपिक्स पर मैं वीडियोस बनाने चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके बारे में हमें बताइए, ताकि सब्सिक्वेंट वीडियोज़ में हम उन टॉपिक्स को कवर कर सकें। सो दिस इज डॉक्टर नवीन अग्रवाल एंड आई साइन ऑफ। आई होप कि आपका लिए आज का कंटेंट काफ़ी यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, और एक नई टेक्निक के बारे में आपको समझ में आया होगा कि ये टेक्निक क्या है, कहाँ पे यूज़ की जाती है। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ के, ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव कमेंट्स दे के हमारा मनोबल बढ़ाए, ताकि इस तरह का कंटेंट हम आपके लिए रेगुलर बेसिस पे लाते रहें।